कल हमने देखा कि oogenesis क्या होता है, करेक्ट? आज थोड़ा-सा हम एक्स्ट्रा स्ट्रोक जाएँगे, बाहर थोड़ा-सा जाएँगे oogenesis के ऊपर और मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊँगा जिसका नाम है कैपेसिटेशन। सुना है क्या ये नाम? नहीं सुना है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इसके ऊपर कैपेसिटेशन के बारे में, ठीक है? मैं आज पढ़ाऊँगा थोड़ा-सा बाहर एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ है। शायद आगे नाम दिया होगा तो दिया होगा। बट अभी तक जितना पढ़ा है वहाँ तक तो कैपेसिटेशन का वक़्त नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको आज कैपेसिटेशन पढ़ाऊँगा। बहुत ध्यान से देखना, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। पहले तो मैं ये एक बार ना थोड़ा-सा ब्रीफ रिवीजन दे दूँ आपको oogenesis के बारे में, करेक्ट? तो हमने कहा था कि भाई ऐसा है कि oogoनियम सेल जो है वो माइटोसिस करती हैं और क्या बनाती हैं? प्राइमरी oocyte बनाती हैं, पक्का? प्राइमरी oocyte बर्थ के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बच्ची का जन्म नहीं हुआ है, बर्थ की पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte ने जैसे ही मेयोसिस करना स्टार्ट किया, वो प्रोफेज 1 में आके अटक गई, करेक्ट? वहां पे आके वो अरेस्ट हो गई। प्रोफेज 1 की कौन सी अवस्था में अटक गई थी ये बताओ? डिप्लोटीन में, करेक्ट? डिप्लोटीन में। फिर उसके बाद जब बर्थ हुआ तो प्यूबर्टी के बाद मतलब एप्रोक्स 12 साल के बाद 13 साल के बाद उसने अपना मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट किया और प्राइमरी oocyte से बना सेकेंडरी oocyte। क्या बना? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte 2n में कंडीशन में होगा या n के कंडीशन में होगा? सेकेंडरी oocyte बाबू, मियोसिस 1 हो चुका है, 2n था प्राइमरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte क्या होगा? मियोसिस 1 हो चुका है, n होगा ना, आधा हो गया क्रोमोसोम का नाम। उससे एक पोलर बॉडी बना, पोलर बॉडी का क्या होता है हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। उसके बाद सेकेंडरी oocyte ने जैसे ही मियोसिस 2 करना स्टार्ट किया तो वो उसने प्रोफेज सेकंड किया, मेटाफेज सेकंड में आके अटक गया। कहां आके अटक गया? मेटाफेज सेकंड में आके अटक गया, पक्का? कोई प्रॉब्लम? अब ये मेटाफेज सेकंड कब कंप्लीट करेगा? ये मेटाफेज सेकंड तब कंप्लीट करेगा जब इसके पास आएगा स्पर्म। कौन आएगा? क्यों? क्योंकि इस सेकेंडरी oocyte के पास सेंट्रियोल्स नहीं है। क्या नहीं है? सेंट्रियोल्स आप नहीं जानते हो तो बस इतना समझ लो, इट इज अ सेल ऑर्गेनल। क्या है ये? सेल ऑर्गेनल है विदाउट मेम्ब्रेन। इट इज अ सेल ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, जो कि सेल डिवीजन में बड़ा काम आता है। सेंट्रियोल्स एनिमल्स में सिर्फ पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। याद रखना, ये प्लांट्स में बिल्कुल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है, विदाउट सेल है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती इसकी, करेक्ट? तो याद रखना, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकंड में आके रुक गया क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल्स नाम का सेल ऑर्गेनल नहीं था, करेक्ट? तो सेकेंडरी oocyte ने इंतजार किया स्पर्म का, राह देखा उसने कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। जब वो नहीं आया तो ट्रू एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फिर ये ब्लीडिंग में पीरियड के दौरान ये बाहर निकल गया, करेक्ट? ये डिजेनरेट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद बाहर निकल गया, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसमें कौन-कौन से फेजेस होते हैं हम वो देखेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो हमने बोला सेकेंडरी oocyte ने इंतजार किया स्पर्म का कि वो आ जाएगा तो मुझे सेंट्रियोल्स मिल जाएगा, और सेंट्रियोल्स मिल जाएगा तो मैं अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर पाऊंगा और बन जाऊंगा ओवम, करेक्ट? कोई डाउट है क्या इसमें? मतलब कायदे में क्या हुआ, देख सुन मेरी बात। प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में रुक गया, उसने प्रोफेज 1 से बाहर कब आया वो? अप्रोक्स 12-13 साल प्यूबर्टी के बाद, पक्का? प्यूबर्टी के बाद जब वो बाहर आया तो क्या बनाया उसने? सेकेंडरी oocyte बनाया। क्या बनाया? सेकेंडरी oocyte बनाया, पक्का? तो हमने बोला सेकेंडरी oocyte बना आफ्टर प्यूबर्टी, और सेकेंडरी oocyte बना, और ये वही स्ट्रक्चर है ना जो रिलीज होगा। सेकेंडरी oocyte ही तो बाहर आता है। तो हमने बोला ओवेरी ने सेकेंडरी oocyte को बाहर किया। किसको बाहर किया? सेकेंडरी oocyte को बाहर किया। अब सेकेंडरी oocyte जब बाहर आया है ना, अभी मैंने आपको याद है ना, कल पढ़ाया, ग्राफियन फॉलिकल पढ़ाया। ग्राफियन फॉलिकल जो रिलीज करता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, पढ़ाया है ना आपको? तो ग्राफियन फॉलिकल ने जब सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया तो अभी भी वो किसमें अरेस्ट है? वो मेटाफेज सेकंड में वो अरेस्ट है। कोई डाउट है क्या इसमें? वो बाहर निकला, वो बाहर निकला, ओवुलेशन कह देते हैं ना इसको, याद है? ओवम का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है, ये करेक्ट? सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना ओवुलेशन था, नॉट ओवम, इट्स सेकेंडरी oocyte।
तो हमने बोला कि ये बाहर निकला, अब इसको इंतजार था स्पर्म का, अगर स्पर्म इसके पास आ जाता तो उसका मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता और ये कन्वर्ट हो जाता ओवम में, करेक्ट। एक डिप्लॉयड ओवम में, किसमें? डिप्लॉयड ना, क्यों? क्योंकि देख स्पर्म के पास भी अपना एन न्यूक्लियस होता, करेक्ट। सेकेंडरी oocyte के पास खुद अपना एन है, तो एन एन मिलकर डिप्लॉयड, मतलब ये अगर मिल जाता तो ऐसा हो जाता। कोई डाउट है क्या यहां तक? और अगर नहीं स्पर्म आया तो क्या होगा बताओ? क्या ये एट द मेंसेस के दौरान ये बाहर आ जाएगा? सही बोल रहा हूं क्या? ठीक है, चलो। तो ये है oogonia सेल, प्रीमोडियल बना, फिर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हुआ, फिर देखो अब प्राइमरी सेकेंडरी में कल बड़े कंफ्यूज थे तुम लोग। जब oogonia सेल थी तो उससे क्या बना? प्राइमरी oocyte बना, पक्का? कोई डाउट है क्या? प्राइमरी oocyte बना ना, प्राइमरी oocyte जो था, oogonia जो था, उससे क्या बना? प्राइमरी oocyte बना। हमने बोला प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर लग गया, क्या लग गया? एक लेयर लग गया, उस लेयर का नाम क्या था? ग्रेनुलोसा सेल की लेयर लग गई, तो हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला हमने? प्राइमरी फॉलिकल। और आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको जानना पड़ेगा कि एट प्यूबर्टी अप्रोक्स 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल अवेलेबल होते हैं ईच ओवेरी में, ठीक है। फिर हमने बोला कि इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और भी लेयर चढ़ा ग्रेनुलोसा सेल्स की, और नई थीका, नई नई कवरिंग, नया नया आवरण डेवलप हुआ, तो हमने बोला सेकेंडरी फॉलिकल ये हो गया, करेक्ट। सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर फिर और नया लेवल, क्या बोलते हैं उसको, कवरिंग और लगी इसके ऊपर, तो हमने बोला क्या हो गया अब ये? टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से इस बात में अलग है कि उसके पास एंट्रम होता है। एंट्रम इज नथिंग, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या होता है? इट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंट्रम क्या होता है? ठीक है। और हमने बोला इस टाइम पे जो लेयर है ना, हमने बोला थीका डेवलप हुआ है, नई नई लेयर डेवलप हुई, वो अंदर की ओर बनाएगी, उसको इंटरना कहेंगे, बाहर की ओर लेयर बनाएगी, उसको एक्सटर्ना कहेंगे, करेक्ट। और यहां पे क्या होगा जब ये टर्शरी फॉलिकल बन चुका है? अच्छा एक बात बताओ, अभी टर्शरी फॉलिकल के अंदर कौन है? प्राइमरी oocyte है कि सेकेंडरी oocyte है? प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी oocyte, मतलब मियोसिस कंप्लीट कर लेगा, करेक्ट। करेक्ट। और एक पोलर बॉडी एक सेकेंडरी oocyte को बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने बोला ये टर्शरी फॉलिकल जो है डेवलप होके क्या बनाएगी? मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल, पक्का। और ग्राफियन फॉलिकल वो स्ट्रक्चर है जो इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा? ठीक है। और याद रखना सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर और होती है जिसका नाम है जोना प्लेसुडा। क्या नाम है? जोना प्लेसुडा, करेक्ट। हमने बोला ग्राफियन फॉलिकल ने जो सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया है, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। और पक्का देखो यहाँ पे ओवम लिखा हुआ है, चलो मान लिया एनसीईआरटी के हिसाब से इसने सेकेंडरी oocyte को ओवम कह दिया, बट टेक्निकली आपके दिमाग में यह बात क्लियर होनी चाहिए कि सेकेंडरी oocyte वो अवस्था है, वो स्टेज है कि यहाँ पे अभी उसने मियोसिस 2 में वो अरेस्ट है। ओवम वो स्टेज है कि उसको स्पर्म ने फर्टाइल कर दिया है, अब वो ओवम बन चुका है। समझ में आ रही मेरी बात? आप इस चीज को जानते हो ना, क्लियर? अच्छा सेकेंडरी oocyte और ओवम दोनों एक चीज है कि अलग अलग है? पहले ये बताओ मुझे। अलग अलग हैं। देख जब मैं बोलता हूं सेकेंडरी oocyte ना, तो अभी ये मियोसिस सेकेंड में अरेस्ट है। जब मैं ओवम बोलता हूं ना, इसका मतलब सेकेंडरी oocyte से स्पर्म टकरा चुका है, इसने अपना सेंट्रियोल्स उसको दे दिया है और इसने अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ओवम एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। समझ में आता है कि नहीं आता? पहले ये बताओ। करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब एनसीईआरटी ने सेकेंडरी oocyte और ओवम को दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया है, तो हम भी उसी तरह, लेकिन हाँ दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये सच नहीं है। सच ये है कि सेकेंडरी oocyte एक डिप्लॉयड हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ओवम एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ओवम हम तब बोलते हैं, एग हम तब बोलते हैं जब उससे स्पर्म फ्यूज हो चुका होता है, करेक्ट। ये सारी बातें हमने कल भी की थी, ठीक है। अब देखो हमने बोला oogenesis को हम 3 फेज में बांट सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। एग्जाम में नहीं आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है।
मल्टीप्लिकेशन फेज क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन फेज वो फेज है जब फीटस अवस्था में मिलियंस ऑफ ऊगोनिया बन रहे हैं। करेक्ट, कोई डाउट है क्या? और ऊगोनिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने आप को और कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो रहे हैं। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? प्राइमरी oocyte में। दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर मैं बोलता हूं ग्रोथ फेज क्या है? तो लॉन्गेस्ट फेज होती है जहां पे प्राइमरी oocyte अरेस्ट होती है डिप्लोटीन की प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन की अवस्था में। और ये कंडीशन तब तक चलती है, कब तक चलती है? टिल प्यूबर्टी चलती है। पक्का? मैच्योरेशन फेज क्या है? तो मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte का कंप्लीट हुआ, टर्शरी फॉलिकल बना, ठीक है? प्राइमरी ऊस से टर्शरी फॉलिकल बन गया, उसके ऊपर बन गया टर्शरी फॉलिकल बना, फिर ग्राफिन फॉलिकल बना, फिर मतलब प्राइमरी oocyte ने सेकेंडरी oocyte को बना दिया। सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस 1 एंड गिव राइज टू अ लार्ज। देखो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी, ठीक है? यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है? सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करेगी और क्या बनाएगी? एक ओटिड सेल बनाएगी और एक स्मॉलर पोलर बॉडी बनाएगी। ओटिड सेल ग्रो होगी किसमें? फंक्शनल ओवम में, ठीक है? हैप्लॉइड ओवम में। यहाँ पे देखो हैप्लॉइड ओवम कंसीडर करके लिखा हुआ है। अगर डायरेक्टली बोल रहे हो डिप्लॉइड ओवम तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ओवम इज नथिंग, इट इज अ फीमेल गैमेट। हमने बोला इन ह्यूमंस ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज। ओवम जब रिलीज होता है तो वो कौन सी अवस्था में होता है? सेकेंडरी oocyte की अवस्था में होता है। मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte मतलब ये कि सेकेंडरी oocyte से ओवम का बनना बेसिकली ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। और कब होता है? जब स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर चुका होता है। यूजुअली आफ्टर द स्पर्म हैज इंटर्ड द सेकेंडरी oocyte फॉर फर्टिलाइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? चलो मैं एक बार और रिपीट करता हूं। देखो, हमने बोला 3 फेज होता है oogenesis में, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज वो फेज है जब oogonia सेल बन रही हैं, उनसे प्राइमरी oocyte बन रहा है। पक्का? प्राइमरी oocyte जब अरेस्ट हो गया तो ये हो गया ग्रोथ फेज। क्या हो गया? प्राइमरी oocyte जब अरेस्ट हो गया तो क्या हो गया? वो ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज चलता है टिल प्यूबर्टी। कब तक चलता है? टिल प्यूबर्टी। ये ग्रोथ फेज था। मैच्योरेशन फेज क्या था? जब प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 कंप्लीट किया, ठीक है? और प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट? चलो एक काम करो, तुम इतना कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इस लाइन को छोड़ दो। ये बेसिकली एक जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट है। तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको नोट मत करना। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है? इसको छोड़ दो, तुम इसको भी छोड़ दो। ये जनरल स्टेटमेंट दिया है, इसको छोड़ दो। देखो क्या लिखा हुआ है। इसके बाद पढ़ो, मैच्योरेशन फेज में पढ़ो। मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी oocyte कंप्लीट करेगा, टर्शरी फॉलिकल को बनाएगा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद। इन ह्यूमंस ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज। क्या ये समझ आता है कि नहीं? पहले बताओ। ओवम जो रिलीज हुआ है फीमेल की ओवरी से, वो किस फॉर्म में रिलीज हुआ है? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज हुआ है। पक्का? और उसने बोला कि मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte मतलब सेकेंडरी oocyte से ओवम का बनना, ये कहां होगा? ये फ्लैपेन ट्यूब में होगा। और यूजुअली कब होता है ह्यूमंस में? जब स्पर्म इंटर कर चुका होता है और वो फर्टाइल कर चुका होता है सेकेंडरी oocyte को। तो समझ में आया? हाँ, तो ये इस जनरल स्टेटमेंट को आप मत लिखना। आप जितना मैंने आपको दिखाया बस वही लिखना। तो ये बेसिकली oogenesis था जिसको हमने 3 पार्ट में बांटा था। करेक्ट? अब देख, ये है तुम्हारा सेकेंडरी oocyte। क्या है बच्चा? सेकेंडरी oocyte है। इसके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में, फॉलिकल सेल्स हैं, कोरोना रेडिएटा। याद रखना कोरोना रेडिएटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लेयर सबसे बाहर जोना प्लेसुडा देख क्या है, देख 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 देख, देख ध्यान देख। ये पूरा का पूरा सेल, इसमें न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर से कौन घेर रहा है बताओ? जोना प्लेसुडा। क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है? फिर जोना प्लेसुडा को घेर रही है फॉलिकल सेल। जोना प्लेसुडा को घेरती है फॉलिकल सेल, और फॉलिकल सेल को घेरती है कोरोना रेडिएटा, जो कि आपको आगे फर्टिलाइजेशन वाले पोर्शन में देखना है। कोरोना रेडिएटा सेल ये सब देखना है आपको, ठीक है? लेकिन फर्टिलाइजेशन वाले सीक्वेंस में देखना है, सेगमेंट में देखना है। तो अभी बस आप ध्यान रखो कि सेकेंडरी oocyte का पिक्चर कैसा होता है, ठीक है? तो सेकेंडरी oocyte बच्चा ऐसा होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाहर जोना प्लेसुडा की लेयर होती है, उसके बाहर फॉलिकल सेल्स की लेयर होती है, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा होता है। समझ आया? और इसके पास बड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म है। इतना बड़ा साइटोप्लाज्म क्यों है? इसका आंसर मुझे दो जल्दी से। इसके पास इतना बड़ा साइटोप्लाज्म क्यों है बताओ? अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या तुमको नहीं लगता स्पर्म के पास जो साइटोप्लाज्म है एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में है? बताओ।
तो सारा का सारा काम तो इसी को संभालना पड़ेगा ना, बताओ मुझे। फर्टिलाइजेशन के बाद सारा काम तो इसी को संभालना पड़ेगा, इसलिए इसका साइटोप्लाज्म इतना बड़ा है। समझ आ रहा है तुमको? अच्छा, एक बात मुझे बता, अभी तूने कितनी लेयर देखी है बता इसमें? एक ओवम के ऊपर कितनी लेयर तूने देखा? 2-3 लेयर तो देख लिया ना। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जोना प्लेसूडा है, फॉलिकल सेल है, कोरोना रेडिया है, इतनी लेयर है ना इसके पास, बता। अब तुम एक बात बोलो, इसको फर्टाइल करना है, इसको फर्टिलाइज करना है, मतलब ये तुमको काम क्या है इसका कि भैया ये स्पर्म आया आया आया, इतने लेयर को इसने पार किया, कितने 3-4 लेयर को इसने पार किया, और फिर इसने अपना क्या दिया बताओ? सेंट्रियोल्स डाला और न्यूक्लियस को अंदर डाला। पक्का समझ में आ रहा है? स्पर्म जो आएगा वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? अपना सेंट्रियोल्स कंट्रीब्यूट करेगा। सेंट्रियोल्स क्यों कंट्रीब्यूट करेगा? क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte है जो कि मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है। कहां है? तो इसको मियोसिस 2 कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओ। तो इसने अपना सेंट्रियोल्स दिया, साथ में न्यूक्लियस दिया। क्या दिया? क्यों दिया न्यूक्लियस बताओ मुझे? क्योंकि बच्चा ये, हाँ ये एन है, ये एन है, तो तब ना ड्यूप्लाइड बनेगा जी ऑर्गेनिज्म। नहीं तो ये अपना न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो कैसे होगा काम? समझ आ रहा है? हम लोग डिप्लॉयड है ना इंसान। चलो, तो एक बात मुझे बताओ, क्या तुमको नहीं लगता है कि स्पर्म के पास कुछ भयानक सा अरेंजमेंट होना चाहिए कि ये 4 लेयर को वो तोड़ के जा सके अंदर, उसको डाइजेस्ट कर सके अंदर? तो क्या जब मैं तुमको स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो एक्रोसोम नाम का चीज आया था? हाँ जी, मैंने कहा था कि वो लेयर्स को डाइजेस्ट करता है, वो इन्हीं लेयर्स को डाइजेस्ट करता है, और फिर क्या करेगा? इन लेयर को डाइजेस्ट करेगा और अपना सेंट्रियोल्स अंदर छोड़ेगा, अपना न्यूक्लियस अंदर छोड़ेगा। करेक्ट? कोई तकलीफ? अब देख, ये तुम्हारा स्पर्म है, ये तुम्हारा स्पर्म है, जिसको देखो क्रोमुलर सेल, जोना प्लेसूडा, एक सेल की मेम्ब्रेन, फिर देखो इतना पार करने के बाद बेचारा ये अंदर आया। इसके माथे पे क्या रखा हुआ है? एक्रोसोम रखा हुआ है। क्या रखा हो गया? क्या रखा हुआ है? मैंने कहा कि स्पर्म को ना इतने सारे लेयर्स को पार करना है और फिर क्या देना है? अपना सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियस। किसको देना है? सेकेंडरी oocyte को देना है। ओवम को देना है कि सेकेंडरी oocyte को देना है? साइड। ठीक है, फिर वो कन्वर्ट होकर ओवम बनेगी जो कि 2n कंडीशन की होती है। अब इसके सर के ऊपर है एक्रोसोम जो कि सारी की सारी लेयर को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन बड़ा मसला है। क्या है? बड़ा मसला है। क्या मसला है? मसला यह है कि अगर मान लिया जाए मुस्कान, मुस्कान तो है नहीं, सानिया है, तो सानिया को मान लिया जाए कि सानिया के एक दोस्त है जो कि बड़ी बदमाश है। अब सानिया के दिल में ये आया कि हम उसके घर पे जाके, अच्छा मुस्कान है, कोई नहीं, तो मान लिया जाए कि सानिया जो है ना मुस्कान से एकदम तंग आ चुकी है। अब सानिया जो है मुस्कान से एकदम तंग आ चुकी है। अब सानिया ने डिसाइड किया कि वो जाएगी और बम खरीदेगी, एक टाइम बम होता है, टाइम बम, वो खरीदेगी और जाकर के मुस्कान के घर पे फोड़ देगी। करेक्ट? मान लिया जाए कि ये यहाँ पे सानिया का घर है, ये मलेरिया ऑफिस सानिया घर है, यहाँ पे मान लिया जाए मुस्कान का घर है गांधी मैदान में, और यहाँ से यहाँ जाने में 20 मिनट लगता है। करेक्ट? तो सानिया क्या करेगी? पहले बाजू में मान लिया जाए एक दुकान है जहाँ टाइम बॉम्ब मिलता है, तो सानिया क्या करेगी? सबसे पहले मुस्कान के घर जाएगी, फिर बता के आएगी कि तुम्हारे घर पे हम बम फोड़ने जा रहे हैं, फिर दोबारा अपने घर जाएगी, वहां फिर बम खरीदेगी, फिर जाएगी। क्या करेगी बताओ? क्या पहले वो बम खरीदेगी उसके बाद उसके घर जाएगी, पहले घर जाके बता देगी? ये बताओ। पहले बॉम्ब खरीदेगी। तो सानिया ने बॉम्ब खरीदा और बॉम्ब में टाइम लगाया 20 मिनट। कितना लगाया? 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट का रास्ता है मुस्कान के घर का। लेकिन मसला क्या हुआ? हाँ वही मसला हुआ ना, सानिया को बीच में मिल गया ट्रैफिक, और सानिया जो है ऑटो समेत उड़ गई। ठीक है, तो मसला है कि तो सानिया को कायदे में क्या करना चाहिए था? सानिया को करना चाहिए था कि वो जाती, उसके घर के पास पहुंचती, फिर टाइम ऑन करती, उसके बाद बम लगा के चली आती, बम फट जाता। कायदे में ये करना चाहिए था, लेकिन सानिया ने ज्यादा तेज दिमाग लगाया। सानिया बोला नहीं, हम पहले बम का टाइम ऑन कर देंगे, बस जाके वहां रख देंगे, लेकिन बीच में ट्रैफिक मिल गया इसको, बम लेके उड़ गई यहीं पे सानिया। खैर, तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है बताओ? बताओ।
अरे इस कहानी से क्या सीख मिलती है जी? कि बॉम्ब जब भी लगाने जाएं टाइम ऑन करके ना जाएं, जाके ढकनो। मेरे को पता था तुम लोग को यही सीख मिलेगी। इसका मतलब ये कि एक्रोसोम, स्पर्म जो है उसके सर पे एक्रोसोम, और एक्रोसोम क्या है, वो टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर वो मेल बॉडी में ही एक्टिवेट कर हो जाए तो हो सकता है कि रास्ते में जाते जाते वो फट जाए। तो कायदे में हमको ये करना पड़ेगा कि स्पर्म को अगर एक्टिव करना है तो हमको फीमेल बॉडी में एक्टिव करना है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं अगर तुमसे बताऊं तो देखो, ये तुम्हारा, ये अगर स्पर्म है, ये इसका हेड है, और इसके ऊपर अगर ये क्या है, ये है तुम्हारा एक्रोसोम है, तो हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। क्या करेंगे? इसके ऊपर एक लेयर लगा दें। स्पर्म के एक्रोसोम के ऊपर हमने एक लेयर लगा दिया है। इसलिए लगाया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रास्ते में ना फट जाइए। हम ये चाहते हैं कि फीमेल बॉडी में जाए, वहां फिर हम ऐसा कोई अरेंजमेंट करेंगे कि इस ब्लू वाले लेयर को हम हटा देंगे। उसके बाद भाई तू जा, ओवम को पहचान, मतलब सेकेंडरी oocyte को पहचान, जाके उससे फ्यूज कर दे, उसके लेयर को जाके डाइजेस्ट कर दे, उसको न्यूक्लियस दे दे, उसको सेंट्रियोल्स दे दे। पक्का? हम ये नहीं चाहते हैं कि हम इसको मेल बॉडी में ही एक्टिव करके रखें। समझ में आ रहा है? या फिर हम इसको एजुकेलेट भी करें, डाले भी तो एक्टिव करके डालें, हम ये भी नहीं चाहते हैं। ठीक है? हम चाहते हैं कि इसको हम फीमेल बॉडी में डालें, वहां कुछ इसका अरेंजमेंट करें कि ये एक्टिव हो, मतलब इसके एक्रोसोम के ऊपर वाला लेयर हटे, और फिर ये जाके ओवम को फर्टाइल करे। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा पहले ये बताओ, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम इसको फीमेल बॉडी में डालें, फीमेल बॉडी में ये एक्टिव हो, उसके बाद जाके ओवम को फर्टाइल करे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत मसला हो सकता है अगर हम इसको पहले से ही एक्टिव करके रखें। क्या पता ये रास्ते में ही फट जाए। समझ में आ रहा है क्या? फिर तो डाइजेस्ट करना था ओवम की लेयर को, कुछ और डाइजेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? कैपेसिटेशन। करेक्ट। तो कैपेसिटेशन कहां होता है? मेल बॉडी में होता है। स्पर्म का कैपेसिटेशन कहां होता है? बहुत ही कॉमन सवाल है, कहां होता है? मेल बॉडी में कि फीमेल बॉडी में? कहां? फीमेल बॉडी में। पक्का ना? मेल बॉडी में तो नहीं ना? हाँ फीमेल में। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली स्पर्म शब्द लगा है, लोग समझते हैं अच्छा कैपेसिटेशन है, मार दो तुक्का। मेल नहीं, मेल बॉडी में नहीं, फीमेल बॉडी में होता है। करेक्ट। बेसिकली कहां होता है? बहुत अगर डीप में जाएगा एग्जामिनर तो पूछेगा कहां होता है, तो याद रखना यूटेरस में होता है। कहां होता है? यूटेरस में होता है, या कभी कभी फ्लैपेन ट्यूब में भी होता है। यूटेरस या तो कभी कभी फ्लैपेन ट्यूब में भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात? नॉर्मली यूटेरस में होता है, अगर एक्सेप्शन की बात बोले तो फ्लैपेन ट्यूब में होता है। करेक्ट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, स्पर्म एक्टिवेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्या लिखा हुआ है? स्पर्म एक्टिवेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। वो भी कहां पे? यूटेरस में या तो फ्लैपेन ट्यूब में होगा। करेक्ट। सर्विक्स और वेजाइना में नहीं होता है ये। स्पर्म बाइंड टू जोना प्लसूडा, एक्रोसोम, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, एक्रोसोम रिएक्शन वगैरह हमको पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हम सब पढ़ेंगे। अभी बस हम कैपेसिटेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। करेक्ट। स्पर्म ने होल किया, स्पर्म ने एग मेम्ब्रेन को फ्यूज किया, कैसे कैसे किया ये सब हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, हम पढ़ेंगे। देखो अब याद है ना, हमने स्पर्म को बनाया था और डाल दिया था कहां? इपिडाइडमिस में डाल दिया था। करेक्ट। फिर हमने बोला था इपिडाइडमिस वो वासा डिफरेंशिया में गया, और वासा डिफरेंशिया के बाद हमारे पास 3 ग्लैंड थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है, उसके पास 3 ग्लैंड था। बल्बोयूथरल ग्लैंड था, याद है तुमको? प्रोस्टेट ग्लैंड था, सेमाइनल वेसाइकल था, याद है तुमको? तीनों ने अपने अपने सिक्रेशन दिए थे, तो मैंने बोला था स्पर्म और प्लस इन तीनों का सिक्रेशन, इन तीनों सिक्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, पहले मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, इन तीनों का सिक्रेशन, किन तीनों का सिक्रेशन बताओ पहले? किन तीनों का सिक्रेशन? प्रोस्टेट ग्लैंड का, बल्बोयूथर ग्लैंड का, और सेमाइनल वेसाइकल का। पक्का? तीनों के सिक्रेशन को मिला के क्या कहते हैं? वर्ड था एक, मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, सेमाइनल प्लाज्मा। याद है? सेमाइनल प्लाज्मा याद है? हाँ। और मैंने तुमसे यह भी कहा था सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज नोन एज सीमेन, इज नोन एज सीमेन। पक्का? प्रोस्टेट ग्लैंड कितना था? 2 था कि 1 था?
क्या मैंने पूछा पहले, ये मुझे बताओ। प्रोस्टेट ग्लैंड पूछा ना मैंने कि सेमिनल वेसिकल पूछा? प्रोस्टेट ग्लैंड पूछा ना, वो एक होता है, सेमिनल वेसिकल दो होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दो होते हैं, करेक्ट। और इन सबके सिक्रेशन को मिला के हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, करेक्ट है। फिर मैंने आपको फ्रुक्टोज के बारे में, बेसिकली फ्रुक्टोज का यूज पता है कहां करते हैं? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले फ्रुक्टोज का बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? मान लिया जाए कोई एक रेप केस है, करेक्ट है, तो अब सिंपल सी बात है ना, कोई एक फीमेल है, वो फॉल्स एलिगेशन भी तो लगा सकती है ना किसी के ऊपर, किसने रेप किया है, मतलब झूठा आरोप भी तो लगा सकती है ना। तो फिर वहां पे आपने सुना होगा कि फिर जाकर के हॉस्पिटल में टेस्ट होता, तो बेसिकली क्या होता है, वो देखना चाहते हैं कि फीमेल ट्रैक में कोई फ्रुक्टोज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, वो फ्रुक्टोज को डिटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि फीमेल ट्रैक में जनरली फ्रुक्टोज नहीं होता है और स्पर्म में फ्रुक्टोज होता है मेनली, इसलिए हम फ्रुक्टोज का जांच करते हैं। फ्रुक्टोज अगर पाया गया, मतलब दैट गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम दीज थिंग्स। समझ में आ रही मेरी बात? तो बेसिकली फ्रुक्टोज का प्रेजेंस हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले यूज करते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले यूज करते हैं, क्रिमिनल क्राइम केस में भी यूज किया जाता है, फॉरेंसिक का प्रेजेंस है कि नहीं है, अगर प्रेजेंट है मतलब सेक्सुअल वर्क किया गया है। समझ आ रहा है? कैल्शियम का प्रेजेंस होना, तो जो 11th में बच्चे, कैल्शियम आप जानते हो कि कोगुलेशन बड़ा हेल्प करता है ना, कैल्शियम याद है तुमको? तो स्पर्म की बात, या सीमेन की मैं बात बोल रहा हूँ, सॉरी स्पर्म नहीं बोला, सीमेन की अगर बात बोलूं, तो जहां भी गिरेगा वो कोगुलेट कर जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। तो वो कोगुलेशन, क्योंकि इन केसेस में देखा गया है कि कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है सीमेन, तो फिर कोगुलेट कर जाता है, फिर कपड़े से निकाल लिया जाता है, क्योंकि वो बहने वाला सीन नहीं है, उसमें कोगुलेट कर जाता है, जम जाता है वो, क्योंकि इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो खैर यहाँ पे देखो, डी कैपेसिटेशन फैक्टर लग गया उसके ऊपर, स्पर्म था, सेमिनल प्लाज्मा, डी क्या मतलब, देखो अभी क्या हुआ ना, कि जब इपिडायडेमिस में था तो दम नॉन मटाइल था, दम इनएक्टिव फॉर्म में था, फिर हमने उसको पार्शियल एक्टिव किया, इजोकुलेशन के दौरान पार्शियल हल्का एक्टिव किया, और हमने उसको फीमेल ट्रैक में डाल दिया। अब देखो फीमेल ट्रैक में क्या कैपेसिटेशन हो रहा है बताओ? और कैपेसिटेशन कुछ नहीं करता है, बेसिकली ये स्पर्म को मोटाइल करता है। क्या करता है? स्पर्म को मोटाइल करता है। क्यों मोटाइल करना है हमको? अरे हमको स्पर्म को इसलिए मोटाइल करना है क्योंकि ये जाए और ओवम को जाके फर्टाइल करे। क्या करे? करेक्ट है। तो याद रखना, इपिडायबिटिस में अगर स्पर्म है तो वो नॉन मोटाइल है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही एजुकेशन के दौरान जब उसमें सेमिनल प्लाज्मा वगैरह मिल गया, तो एजुकेशन के दौरान बेसिकली वो पार्शियल मोटाइल होता है, हल्का मोटाइल होता है और पार्शियल एक्टिव होता है। लेकिन जब उसका हम कैपेसिटेशन करते हैं ना, तो वो फुल्ली मोटाइल हो जाता है और फुल्ली एक्टिव हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? एक बार और रिपीट में कर रहा हूं सब कुछ। मैंने बोला कि इपिडायडेमिस में जब हमने स्पर्म को डाला, स्टोर किया, तो उस टाइम वो इनएक्टिव था, मोटाइल भी नहीं था, करेक्ट। फिर उसको किसका मिला? उन तीनों का सिक्रेशन मिला। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बैठे थे दो, प्रोस्टेट बैठे थे एक, और सेमाइनल वेसिकल बैठा था एक। तीनों के सिक्रेशन को मिला के सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। तो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिला। तो अभी क्या हुआ ना, यहाँ पे इजोकुलेशन के टाइम क्या हुआ कि हमने उसको पार्शियल एक्टिव किया और पार्शियल मोटाइल किया। क्या किया? पार्शियल एक्टिव और पार्शियल मोटाइल। अब हमने इसको डाल दिया फीमेल ट्रैक में। कहां डाल दिया? इंसेमिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, इंसेमिनेशन पक्का। फीमेल ट्रैक में डाल दिया। फीमेल ट्रैक में हुआ कैपेसिटेशन। क्या हुआ? कैपेसिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म को मोर मोटाइल बनाया जाता है और मोर एक्टिव बनाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कैपेसिटेशन तुमको दिख रहा है, स्पर्म सेल है, इसके हेड को देखो किसी ने कवर करके रखा हुआ है ना, देख रहे हो? फिर देखो हेड कॉन्सेप्शन लुब्रिकेशन हुआ, फिर नेचुरली कॉन्सेप्शन लुब्रिकेशन हुआ, मतलब वहां फीमेल ट्रैक में कुछ लुब्रिकेशन हुआ, जिससे ये देखो डिकैपेसिटेशन हो रहा है, सॉरी कैपेसिटेशन हो रहा है। देखो सारे को निकाल दिया गया, एक्रोसिम कैप तुमको सामने अब नजर आ रहा है। अब ये जाके ओवम को फर्टाइल कर देगा। समझ में आता है क्या? अब देखो जो बातें लिखी हुई हैं स्पर्म कैपेसिटेशन का। स्पर्म कैपेसिटेशन रेफर टू द फिजियोलॉजिकल चेंज स्पर्मेटोजोआ मस्ट अंडरगो इन ऑर्डर टू हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड। उसने बोला भाई ऐसा है कि स्पर्म कैपेसिटेशन एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसपे स्पर्मेटोजोआ को जाना जरूरी है, ताकि उसके अंदर एबिलिटी आ सके कि वो सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करे और एग को फर्टाइल करे, मतलब सेकेंडरी oocyte को फर्टाइल करे। करेक्ट? समझ गया? समझ में आया? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि एग लिखा हुआ है,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहा हूँ, सेकेंडरी oocyte ना, सेकेंडरी oocyte को ये पेनिट्रेट कर सके, उसको फर्टाइल करे, इसकी एबिलिटी उसके अंदर लानी है, तो हमको स्पर्म कैप्सिटेशन करना पड़ेगा, करेक्ट। इस टर्म को रसल ने दिया था, बिल्कुल याद नहीं करना, 1952 में दिया था, बिल्कुल याद नहीं करना। मेरी बात ध्यान से सुन, द स्पर्म, आवाज आ रही है ना? हाँ, तो हमने बोला द स्पर्म मस्ट नीड टू गो थ्रू सम शॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू हैव द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द एग। उसने बोला भाई ऐसा है कि स्पर्म को जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फिजियोलॉजिकल चेंज में जाना पड़ेगा, वो भी कहाँ जाना पड़ेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये सब चीज होगा ताकि उसके अंदर एबिलिटी आ सके, ताकि वो एग को पेनिट्रेट कर सके, करेक्ट। हमने बोला इवेंट ऑफ कैपेसिटेशन कंसिस्ट ऑफ द अनमास्किंग ऑफ द रिसेप्टर ऑन द स्पर्म इटसेल्फ रिटेंटेंट इट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्शन इन द मोमेंट। उसने बोला ऐसा है भाई कि स्पर्म का, देखो सारी बातें सेम टू सेम लिखी हुई हैं जो आपको समझ में। उसने बोला कि कैपेसिटेशन क्या है, तो कैपेसिटेशन जो है अनमास्किंग ऑफ द रिसेप्टर, मतलब वो रिसेप्टर जो सेकेंडरी oocyte को पहचानते हैं, हम उनको हटा रहे हैं, करेक्ट। और कहां हटा रहे हैं? फीमेल जेनाइटल ट्रैक में हटा रहे हैं, पक्का समझ आ रहा है? हाँ, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कैपेसिटी। अब देखो ये सब ना बहुत हाई फाई बातें हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, एक बार मेरे मुंह से सुन लो, ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान रहेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसने बोला बेसिकली क्या करते हैं, तो जो स्पर्म के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है ना, उसको हटाते हैं और उसको हाइपर एक्टिवेशन में भेजते हैं ताकि इसकी मोटिलिटी इंप्रूव हो सके। तो हमने बोला कैपेसिटेशन इज अ फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। उसने बोला, लास्ट लाइन है बहुत अच्छी, मतलब हिंदी आप जानते हो, हिंदी में क्या जानते हो कि स्पर्मेटोजोआ को फंक्शनल बनाने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसको कैपेसिटेशन कहते हैं, पक्का। चलो अब देखो, स्पर्म कैन नॉट फर्टिलाइज oocyte व्हेन दे आर न्यूली एजुकेटेड। न्यूली एजुकेटेड स्पर्म जो होगा वो oocyte को फर्टाइल नहीं करेगा। रीजन बताओ क्यों, रीजन बताओ क्यों? एक्रोसोम होगा मेरा बच्चा, उसके ऊपर एक्रोसोम के ऊपर एक और लेयर लगी होगी, वो नहीं हटी हुई होगी, करेक्ट। एक्रोसोम तो होगा ही। अरे मैंने क्या बोला था, देखो मैंने एक फिगर बनाया था आपके सामने, मैंने बोला ये है, ये स्पर्म है अगर, तो हमने बोला था ये स्पर्म है, इसके ऊपर ये एक्रोसोम है, हमने बोला था ये उसके ऊपर एक कवरिंग लगी हुई है, इसको हटाना है, यही बोला था ना मैंने कैपेसिटेशन। बताओ, तो ये इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि देख, एक तो ये नॉन मोटाइल, पार्शियल मोटाइल है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, ऊपर से इसके एक्रोसोम के ऊपर कवर लगा हुआ है, पक्का। तो हमने बोला जब ये फीमेल ट्रैक में जाएगा, ठीक है, तो कैपेसिटेशन में कितना वक्त लगेगा बताओ? 5 से 7 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? और कैपेसिटेटेड स्पर्म आर मोर एक्टिव। न्यूली एजुकेटेड जो अभी अभी एजुकेट होके आया है और जो पहले से एजुकेटेड है जिसमें कैपेसिटेशन हो चुका है, तो जिस स्पर्म में कैपेसिटेशन हो चुका है वो ज्यादा एक्टिव होता है। लोकेशन दिया हुआ है कैपेसिटेशन का कि यूटेरस और ओविडक्ट में होता है, करेक्ट, मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक में होता है, आपको याद रखना। द एक्रोसोम रिएक्शन कैन नॉट ऑकर अंटिल कैपेसिटेशन हैज ऑकर। उसने बोला एक्रोसोमल रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कैपेसिटेशन नहीं होगा। रीजन बताओ क्यों, रीजन बताओ क्यों, बताओ। एक्रोस उसने बोला एक्रोसोमल रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कैपेसिटेशन नहीं होगा, रीजन क्यों बताओ, रीजन बताओ। चलो मैं एक कंफ्यूजन तुम लोग, हाँ मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ, सही बोला तुमने, बस मैं कंफ्यूजन देखो, मान लिया ये ओवम है बच्चा, हमने बोला ये स्पर्म है, इसका ये हेड है ना, हेड है, हेड के ऊपर क्या लगा हुआ है बताओ? एक्रोसोम है। एक्रोसोम के ऊपर हमने क्या लगा दिया? लेयर लगा दिया है ना। अब ये मेल मेल के पास है, पक्का। हमने बोला ये मेल ट्रैक है, मेल है, ये फीमेल है। जब हम इसको फीमेल ट्रैक में डाल देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या इस ब्लैक वाले लेयर को हटाना चाहेंगे हम लोग? क्यों हटाना चाहेंगे? क्योंकि जो एक्रोसोम है उसके पास एबिलिटी है कि इस ओवम के ऊपर जो 4-5 लेयर, याद है स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जोना प्लास्यूडा, तो फिर ये, तो फिर वो, तो 4-5 लेयर पढ़ा था ना, प्लाज्मा की मेम्ब्रेन थी, एग का भी मेम्ब्रेन था खुद का।
तो उस सारे लेयर को हटाने की एबिलिटी किसके पास है? एक्रोसोम के पास है, और एक्रोसोम को तो हमने ढक के रखा हुआ है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, जो कि हम फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन हम फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, बहुत सिंपल शब्द में सुनना, कि ये जब हम इसको हटा देंगे तो ये इससे जाके फ्यूज करेगा और इसकी लेयर्स को हटाएगा। दिस इज एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या है? दिस इज। तो एक्रोसोमल रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको उसके ऊपर का लेयर नहीं हटा दे। इसके ऊपर के लेयर को हटाने को क्या कहते हैं? एक्रोसोम के ऊपर के लेयर के कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन कहां होता है? फीमेल ट्रैक में भी कहां होता है? कितना घंटा लगता है? 5 से 7 घंटा। क्या दो तरह का स्पर्म अगर प्रेजेंट है, एक एजुकेटेड स्पर्म अभी न्यूली एजुकेटेड है, जस्ट अभी आया है, और एक जिसका कैपेसिटेशन हो चुका है, तो बताओ कौन ज्यादा मोर एक्टिव होगा? कैपेसिटेशन। बस आपको इतना ही ध्यान में बस इतना रखना। देख क्वेश्चन बहुत बाहर पूछेगा यहां से, तो तुमसे पूछेगा व्हाट इज कैपेसिटेशन, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। मैंने इतना सारा इसलिए बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि क्या काम क्या है कैपेसिटेशन का। मैं डायरेक्ट बताया था कि एक्टिव करने, स्पर्म को एक्टिव करने के लिए हम कैपेसिटेशन करते हैं, तो आपको नहीं समझ में आता। मैंने आपको बताया कि उसके हेड पे एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम जाकर के ओवम के बहुत सारे लेयर्स को खत्म करेगा, मतलब सेकेंडरी ओसाइट के बहुत सारे लेयर्स को हटाएगा। तो हमने उसको पहले से डब्बा में घेर के रखा, मतलब एक्रोसोम को पहले से ही हमने छुपा के रखा है, क्योंकि वो पहले कहीं ना जाके किसी को लेयर को डाइजेस्ट कर दे। करेक्ट ना? सही बोल रहा हूं ना? तो हमने बोला उसके ऊपर लेयर लगा दिया है, उस लेयर को हटाने वाले को प्रोसेस कैपेसिटेशन कहते हैं। फिर स्पर्म का कैपेसिटेशन होगा, फिर वहां दौड़ लगेगी, और एक स्पर्म जाकर के एक ओवम को फर्टाइल करेगा। और जैसे ही मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं, उनमें से एक कौन, जो सबसे एक्टिव होगा, जो सबसे तेज होगा, वो जाके ओवम को फर्टाइल करेगा। ओवम, सॉरी मैं फिर से ओवम बोल रहा हूं, सेकेंडरी oocyte को जाके फर्टाइल करेगा। और जैसे ही वो उसको फर्टाइल करेगा, वैसे ही ओवम में, अब तो वो ओवम हो चुका है, खैर अगर मैं बोलूं सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में कुछ ऐसा बदलाव आएगा कि फिर दोबारा कोई स्पर्म जाके उसको फर्टाइल ना कर दे। मतलब ये कि मान लिया यहां पे 1 मिलियन स्पर्म रिलीज हुआ, यहां पे ओवम है, करेक्ट। जैसे ही एक स्पर्म इसके ऊपर जाके टच करेगा, इसको जाके फर्टाइल करने की कोशिश करेगा, फिर बाकी सारे स्पर्म की एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है? कैसे होता है, क्या होता है, हम समझानेंगे। कौन सी लेयर बन जाती है, वो टफ कवरिंग हो जाती है। जैसे ही एक स्पर्म इंटर किया ना, फिर बाकी सारे स्पर्म की एंट्री खत्म, कोई फिर फर्टाइल नहीं कर सकता है। ठीक है? समझ? तो पढ़ेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। पहले तो ये मुझे बताओ, क्या आपको oogenesis समझ में आता है? कैपेसिटेशन समझ आता है? तुमको स्पर्मेटोजेनेसिस समझ आता है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको याद है सब नाम वाम? ह्यूमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है सब कुछ नाम वाम? कौन सा ग्लैंड, कौन सा डक्ट, कहां स्पर्म का ट्रैवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पर्म कहां कहां से ट्रैवल करता है, याद है ना? मैंने बताया था तुमको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, रेटिटेस्टिस से वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडाइडमिस वासा डिफरेंशिया, याद है तुमको? फिर हमने बोला था इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट किससे बनता है? वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल वेसाइकल की ग्लैंड, दोनों के लेयर मिलके क्या बनती है, क्या बनता है दोनों? इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। इजैकुलेटरी फिर जाकर के यूरेथ्रा में फ्यूज करता है, यूरेथ्रा से फिर स्पर्म बाहर निकलता है। तो ये जो ट्रैवल है ना, तुमको याद रखना पड़ेगा। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक आपको याद है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है आपको, मेमोरी ग्लैंड याद है आपको। तो यहां तक मैंने जहां पढ़ाया आप ध्यान रखना। फिर कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे मेस्ट्रुअल साइकिल, एक लेक्चर लगेगा मेस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? थोड़ा थोड़ा इसमें हमको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है?